हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट लेने वाला हूं, थोड़े से कुछ बातें करने वाला हूं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, जिससे क्या है कि वो आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, देखिए, आप अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं या तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, ठीक है, आप एक काम करिए, पेन एंड पेपर ज़रूर लेकर बैठा करिए। ठीक है, पेन एंड पेपर ज़रूर लेकर बैठा करिए। देखिए, इससे क्या होगा, अगर पेन एंड पेपर लेकर बैठ रहे हैं, कोई भी चीज़, टीचर जो भी चीज़ें आपको बता रहा है उसमें आप उसको क्या करिए, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ लिखते रहिए। मान लीजिए अगर पेन एंड पेपर नहीं लेकर बैठे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा करिए। यस लिखिए, यस समझ में आया तो यस लिखिए, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर टाइप कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही पूरा उसको पूरा डिटेल में करके लिखिए, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो माइंड है वहाँ पर उस समय प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपकी मान लीजिए कंटिन्यूटी बनती रही, कंटिन्यूटी बनी रही, कंटिन्यूटी बनी रही। बीच में क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन कहीं चला गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, ब्रेन कहीं और चला जाता है। ठीक है, दिमाग कहीं और चला जाता है। फिर उसके बाद से रिटर्न आता है, पता चलता है कि अरे यार पढ़ रहे हैं, तो फिर मान लीजिए फिर कंटिन्यूटी बनी रही, थोड़ी देर कंटिन्यूटी बनी रहती है, फिर क्या होता है, फिर कहीं चला गया, फिर ऐसे ही गैप। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ना यहाँ पर गैप बन जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि गैप बन जाता है, और ये जो गैप होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। और इससे क्या होता है कि इससे आपको आपको हमेशा क्या आता है, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। इन्हीं सब गैप की वजह से क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, टॉपिक में क्या होगा, क्लियरिटी नहीं आएगी। जब मान लीजिए आप उस समय तो आपको पता है कि उस समय आप देख रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा उस समय एक्टिव है और चीज़ें समझ रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट यानी जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक का देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि एकदम बढ़िया से समझ में आ गया है, चीज़ें कहीं दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ एकदम क्लियर है। लेकिन जब बाद में जब आप रिवीजन करने जाते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारा पॉइंट ऐसा आता है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो वो इन्हीं सब की वजह से होता है। ये जो बीच बीच में जो गैपिंग बनती है, ये लगातार गैपिंग बनती चली जाती है, ऐसे कुछ समय बाद गैपिंग बनती चली जाती है। और हमारा ब्रेन क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों को, इस तरह के छोटे छोटे एक्टिविटी को कवर, मतलब वो नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि इस तरह की गलती हमसे हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान देंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। और ये सब इस तरह की गलतियां ना हो, यानी बीच बीच में गैपिंग ना हो। गैपिंग कहने का मतलब ये है कि आप लगातार देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामने मोबाइल रखकर वीडियो देख रहे हैं, तो 100% मानकर चलिए कि इस तरीके से गैपिंग बनेगी। कब तक नहीं बनेगी, जब तक कि आप कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप रफ में ही लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कमेंट टाइप कीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी करिए, करते रहिए। अगर इस तरह से एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो ब्रेन माइंड है उस समय वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। चलिए, बस इसमें इतना ही चीज़ें हमको बताना था। ठीक है, अब हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। और ये देखिए, टेस्ट इस तरह से रहेगा, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कमेंट में पूरा इसका नाम लिखें, ABC कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन जैसा जिस तरीके से आप लोगों का कमेंट आएगा, फिर मैं उसके बाद से लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा किसका है। ठीक है, किसका सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन से क्या है, ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, चलिए अब मैं जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सबसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मंगल, मंगल के बारे में मैं सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ये लिखवाऊंगा कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, मार्स गैस की अधिकता पाई जाती है। कौन सी गैस की अधिकता पाई जाती है, मार्स गैस की। ठीक है, तो मार्स गैस हिंदी में भी लिखा आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो मार्स गैस, अब ये मार्स गैस क्या होता है, मार्स गैस यानी इसी को किस नाम से जानते हैं, मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मीथेन तो नाम आप सुने होंगे, कभी कभी एग्जाम में मार्स ही पूछ लेता है कि मार्स गैस के लिए पूछ लेगा कि मार्स गैस क्या है, और ऑप्शन दे देगा, हो सके फार्मूला दे देगा। तो मैं यहाँ पर फार्मूले भी लिख देता हूँ, CH4 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, मेथेन, इसको हम क्या कहते हैं, मेथेन बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखिए क्या फैक्ट है, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के उपग्रह के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, उपग्रह मतलब सैटेलाइट। ठीक है, तो इसके 2 उपग्रह कौन कौन से उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, एक का क्या नाम है, फोबोस नाम है, फोबोस, और एक का नाम है डिमोस। क्या नाम है, डिमोस।
ठीक है, फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं और ये दोनों के दोनों उपग्रह पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से और इसमें देख लेते हैं, और इस पर एक पॉइंट और है जिसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मंगल ये रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह। ठीक है, रेड प्लेनेट। और इससे रिलेटेड क्या फैक्ट हो सकते हैं, तो देखिए इसका मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, चलिए ऑप्शन में फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करते रहिए, क्या नाम है उसका, तो क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, इसमें इतना हो गया। अब आ जाते हैं शुक्र, शुक्र के बारे में। तो शुक्र के बारे में देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांझ का तारा, भोर का तारा। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, सांझ, सांझ का तारा। ठीक है, क्योंकि शाम को ये दिखता है, शाम को दिखता है इसलिए सांझ का तारा, और भोर में दिखता है यानी सुबह दिखता है, मॉर्निंग में दिखता है, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा मतलब हो जाएगा मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, और इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार। ओके चलिए, और इससे रिलेटेड और देख लेते हैं, और बृहस्पति से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं फैक्ट। बृहस्पति से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, तो बृहस्पति से क्या है, एक मिनट थोड़ा सा बृहस्पति से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए बृहस्पति से इसमें एक फैक्ट आप याद रखिए, क्या है, पहली बात तो ये है कि देखिए पूरे प्लेनेट में ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पूरे प्लेनेट में सबसे बड़ा ग्रह है। अगर वॉल्यूम हम पूछें यानी जुपिटर, जुपिटर के अगर हम वॉल्यूम पूछें, कंपेयर करें किससे, अर्थ के वॉल्यूम से, किसके वॉल्यूम से, अर्थ के वॉल्यूम से, तो ये कितने गुना होता है, 1300 गुना होता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है, कितने गुना होता है, तो 1300 यानी 1300 टाइम्स होता है किसके, अर्थ के वॉल्यूम के। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है, उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। क्या नाम है सबसे बड़ा उपग्रह का नाम, गैनीमेड। ठीक है, और ये गैनीमेड सिर्फ बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये पूरे अपने सोलर सिस्टम में, पूरे अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो पूरे इसको लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। ठीक है, ओके चलिए, और इसमें अब हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। तो शनि के बारे में बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या, शनि में 7 रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 7 रिंग यानी छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, 7 छल्ले पाए जाते हैं। और देखिए इसका जो एक ये सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो टाइटन है। ठीक है, और देखिए इन दोनों में किसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी पूरे प्लेनेट में, पूरे सोलर सिस्टम में किसका सबसे ज़्यादा उपग्रह है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, और शुक्र के पास क्या होते हैं, इसके पास कोई मून नहीं है, नो मून, इसके पास एक भी मून नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा उपग्रह के बारे से, उपग्रह से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, सन है। ठीक है, सन है, ओके, सन, तो सन के जस्ट, सन के मतलब बगल में कौन है, सबसे नज़दीक में कौन है, तो बुध है। सन के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ठीक है, मरकरी। फिर उसके बाद से बुध के बाद क्या है, शुक्र है। शुक्र को क्या कहते हैं, देखिए इससे रिलेटेड मैं अभी फैक्ट बताऊंगा, फिर पहले इसको लिख लेता हूँ। इससे क्या है, दूरी के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा, वीनस है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, अर्थ है, अर्थ। अर्थ के बाद क्या है, अर्थ के बाद है मंगल। मंगल को क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या है, जुपिटर है। जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यानी सैटर्न हो जाएगा, शनि। शनि को क्या कहते हैं, सैटर्न। ठीक है, इसके बाद से कौन सा हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, अरुण। देन अरुण को क्या बोलते हैं, अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अरुण को क्या कहते हैं, यूरेनस। और इसके बाद हो जाएगा वरुण। ठीक है, वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून है ये। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आप वेट के हिसाब से थोड़ा सा हम इनको रैंकिंग दे रहे हैं। वेट मतलब यानी वेट यानी देखते हैं, वेट या वॉल्यूम या साइज या आकार जो भी कह लीजिए, उसके हिसाब से अगर रैंकिंग दे रहे हैं तो देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 1 नंबर वाला है। मैं इसकी रैंकिंग देता चला जा रहा हूँ। उससे क्या है कि
एक बार आपको डायग्राम एक क्लियर हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड अगर कोई घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं साइज के हिसाब से बोलूँ तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा बुध हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा मंगल, बुध मंगल। ये अभी देखिए ये इतने कौन से हैं, ये आंतरिक वाले हैं। ये क्या है, आंतरिक में, तो आंतरिक में ही अभी हम बात कर रहे हैं, यानी आंतरिक इनर प्लेनेट इसको कहते हैं, यानी आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए पहला हो गया ये, और चौथे वाला जो है वो हो जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा शुक्र, और चौथे नंबर पर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। क्या है ये, क्या है ये, बाह्य प्लैनेट है यानी आउटर प्लैनेट है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य प्लैनेट यानी प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में क्या है, देखिए बाह्य ग्रह में अब इसमें साइज क्या, साइज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखिए 4 तक तो नंबर इधर हो गया है, इधर तक तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 5वें नंबर में क्या है, देखिए 5वें नंबर में आ जाएगा कौन आ जाएगा, 5वें में आ जाएगा वरुण आ जाएगा, और छठे में कौन सा आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, 7वें में कौन आ जाएगा, शनि, और 8वें में कौन आ जाएगा, जुपिटर। ठीक है, यानी बृहस्पति। तो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर होंगी। दूरी के हिसाब से भी मैंने इसमें कर दिया। देखिए इससे आपका कई क्वेश्चन बन जाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो इससे क्या है कि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देते हैं। तो देखिए आप उस फैक्ट को मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगा। देखिए अरुण और बरुण पर क्या होता है, मार्स गैस मिलती है इस, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, यानी हरा कलर होता है। ठीक है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और उसके बाद से मंगल का भी, मंगल पर भी मार्स मिलता है। ठीक, शुक्र पर क्या होता है, शुक्र पर किसकी अधिकता होती है, तो शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 90 टू 95% इसके, 90 टू 95% क्या होता है इसके वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसके, शुक्र के वायुमंडल में। चलिए ठीक है, इसमें इसमें हम लोग अच्छा खासा चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसी तरीके से हम लोग जो भी टॉपिक आएगा उसको एकदम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और भी डिटेल में जाएंगे। अभी तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम रखी जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, संविधान के किस प्रावधान द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत इतने बार एग्जाम में पूछा गया, इतने बार एग्जाम में पूछा गया कि उसका मतलब कोई हद ही नहीं है। ठीक है, ये और एकदम ऐसे ही कुछ, इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, इसको देखो, और इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है कि इसमें जो अस्पृश्यता का अंत वाला यानी उन्मूलन वाला जो अनुच्छेद है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है ऑप्शन आप देख चुके होंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के बारे में अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट बताऊं जो बहुत ही यूनिक हो, तो वो पॉइंट ये है कि ये इस अनुच्छेद में कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें क्या है, कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ऐसा एक और अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद एक आर्टिकल 24 है। ठीक है, जिसमें कोई अपवाद नहीं है। बाकी सभी अनुच्छेद में कोई ना कोई संशोधन किए गए हैं, कोई ना कोई अपवाद है। ठीक है, लेकिन ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कोई अपवाद नहीं है, तो इसीलिए आप इसको पूर्ण यानी क्या कह सकते हैं, यानी पूर्ण अनुच्छेद बोल सकते हैं, यानी परफेक्ट आर्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अब जितने भी इसके अदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम नया पेज लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मैं बता सकूँ। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल। देखिए पहली बात तो थोड़ा सा मूल अधिकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो मूल अधिकार से रिलेटेड है। तो मूल अधिकार से रिलेटेड, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्ट ये है कि देखिए क्या है मूल अधिकार। तो पहली बात तो मूल अधिकार होता क्या है, तो देखिए ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, और उसका संरक्षक कौन है, संरक्षण भी उसका किसके द्वारा होता है, संविधान के ही द्वारा होता है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए शुरू में थोड़ा एकदम बैकग्राउंड यानी इसकी हिस्टोरिकल पॉइंट में पहुंचते हैं। तो क्या हुआ कि ये माना जाता है कि 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने ब्रिटेन द्वारा मैग्ना कार्टा कानून के माध्यम से
अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, कुछ अधिकार प्रदान किया गया। ये कब की बात है, देखो 1215 की बात है, अब से 800 साल पहले की बात है, ठीक है। कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वो अधिकार कैसे हैं, वो अधिकार मूल मूल अधिकार के ही रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए समय बीतता गया, फिर उसके बाद से समय आया। अब से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए ऐसा कौन सा पहला देश है, चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करते रहिए, ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले मूल अधिकारों को अपने संविधान में रखा, ठीक है। चलिए बताइए ऐसा कौन सा वो कौन सा देश है जो मूल अधिकार को सबसे पहले अपने संविधान में जगह दिया, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देंगे। चलिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, 1791 में, 1791 ईस्वी में अमेरिका द्वारा, थोड़ा सा मैं साफ साफ लिख दूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 1700, वैसे उम्मीद है कि आप चीज़ें लिख रहे होंगे। 1791 यानी 1791 ईस्वी में अमेरिका द्वारा, अमेरिका द्वारा क्या किया गया, मूल अधिकारों को अपने संविधान में रखा गया। मूल अधिकार को, मूल अधिकार को अपने संविधान में रखा गया, ठीक है। मूल अधिकार को कहाँ रखा गया, संविधान में रखा गया, ठीक है, संविधान में रखा गया, ओके। अब इन्हीं सब की वजह से अमेरिका को क्या कहा गया है, अमेरिका को कहा गया मूल अधिकार का जनक, मूल अधिकार, अधिकारों का जनक, ठीक है, मूल अधिकारों का जनक कहा गया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मूल अधिकार तो सबसे पहले ब्रिटेन में दिया गया था, तो फिर मूल अधिकार इसका, तो ब्रिटेन में क्या होता है, चीज़ें देखो, ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिटेन नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे डिक्लेरेशन कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, बस उस हाँ होनी चाहिए तो होनी चाहिए, ऐसे सिस्टम चलता है। अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ चाहे अदर और भी, अपने यहाँ की अगर ब्रिटेन को अपने यहाँ से कंपेयर करें तो अपने यहाँ जब तक कोई रिटेन चीज़ें नहीं आती हैं तब तक लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसी समय देख लीजिए कोरोना का है, सरकार इतने बार हर जगह, कोई भी न्यूज़ मीडिया चैनल, पढ़ाने वाले टीचर जितने भी हैं, सभी के सभी लोग कहते हैं कि भाई मास्क लगा कर चलिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, और जब बाद में जब प्रॉब्लम में फंसते हैं तब समझ में आता है। अभी यहीं पर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कह दे कि पुलिस वालों को पास नोटिस जारी करके, रिटन नोटिस जारी कर दे और कह दे कि जो भी बिना मास्क के पकड़े जाएं उनसे 1000 क्या लो, 1000 पेनाल्टी लो। अभी देखो उसके बाद से सभी लोग मास्क पहन कर निकलने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जैसे ब्रिटेन में मतलब ऐसे रिटेन नहीं रहता था प्रावधान, लेकिन इसने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, इसने संविधान में इसको पहली बार जगह दी, यानी ये संविधान के माध्यम से लोगों को मूल अधिकार प्रदान किए, इसीलिए इसी वजह से अमेरिका को मूल अधिकार का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये तो अभी दुनियादारी वाली हो गई, विदेशों वाली हो गई। अब अपने भारत में आते हैं। अपने भारत में क्या हुआ, देखिए तिलक जी ने 1895 में, 1895 में, 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से, क्या लिखे, सही लिखे है नहीं लिखे, स्वराज क्या हो गया, स्वराज, 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से, विधेयक के माध्यम से तिलक जी, सबसे पहले तिलक जी मूल अधिकार की मांग की है। तिलक जी क्या किए, मूल अधिकारों की मांग की है, मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। सबसे पहले अगर पूछा जाए स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले किसने की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तिलक जी हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसके बाद से समय बीतता गया, अब आया समय 1931 ईस्वी, ठीक है। 1931 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ अधिवेशन हुआ, कराची में अधिवेशन, ठीक है। ये अधिवेशन कहाँ हुआ, कराची में हुआ। तो इस अधिवेशन में क्या किया गया, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग की गई। सिर्फ मांग ही नहीं की गई, यहाँ पर यानी जवाहरलाल नेहरू ने उसका प्रस्ताव भी, मतलब उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहर लाल नेहरू द्वारा, नेहरू द्वारा न केवल संविधान की मांग की गई, न केवल संविधान की मांग की गई, बल्कि
संविधान का मतलब उसका मूल अधिकारों का, सॉरी संविधान की नहीं, थोड़ा गलती हो गया, ध्यान दीजिएगा इधर। ओके मतलब देखो क्या यार, इतने सारे पॉइंट लिखने में थोड़े से दिमाग से चीज़ें स्किप कर जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, संविधान की नहीं, बस मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, उसको आप अपना नोट्स बनाना हो अपने हिसाब से उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, नेहरू जी ने मूल अधिकारों की मांग की, यहाँ पर क्या की, मूल अधिकारों, मूल, यार इतना गलती क्यों हो रहा है, मूल अधिकारों, मूल अधिकारों की मांग की, और उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया, और उसका प्रारूप भी तैयार कर लिया, प्रारूप भी तैयार कर लिया, ठीक है। तो इन सब के वजह से, देखो मूल अधिकार की मांग की, प्रारूप भी तैयार किया, इन्हीं सब के वजह से जवाहरलाल नेहरू जी को मूल अधिकार का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, तो मूल अधिकारों का जनक माना जाता है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और समय बीतता गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें समय बीतता गया, आया उसके बाद से 1946 जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ, देखिए क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर हुई, फिर 11 दिसंबर हुई, फिर 13 दिसंबर हुई। तो इन सब में क्या हुआ, देखिए संविधान बनना स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मूल अधिकारों के लिए एक कमेटी बनाई गई, जो किसके नेतृत्व में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, वल्लभ भाई पटेल के सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। ओहो, सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई, कमेटी, सही लिखे हैं, कमेटी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या बनाई गई, कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि अब जो मूल अधिकार है उसको कहाँ रखना था, संविधान में रखना था, तो कहाँ रखना था, तो उसको क्या किया गया, उसके लिए स्थान क्या रखा गया, तय किया गया, यानी भाग 3 और अनुच्छेद, भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 में स्थान इसको दिया गया, मूल अधिकार को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो चलिए हो गया इसमें जो इसका बैकग्राउंड था, मैंने यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या और कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, हाँ कुछ और पॉइंट अगर डिस्कस, थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल डेटा है, जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, देखिए चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, और भी डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा देखते हैं कि अभी ज़्यादा हम लोग चीज़ें नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन दो ही क्वेश्चन में आधे घंटे हो गए, तो देखिए ये इतने डिटेल से चीज़ें बातें, यहाँ पर इतनी ही डिटेल से बातें होंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 ही क्वेश्चन हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं 2 ही क्वेश्चन इसमें रखता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं सही रहेगा। तो देखिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए थोड़ा सा कुछ शब्द है जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद से 1-2 क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछिए आपसे, अगर कहीं पर भी संविधान में आप व्यक्ति देख रहे हैं और एक चीज़ नागरिक देख रहे हैं, 2 चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, व्यक्ति और नागरिक। तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है, इसमें विदेशी और भारतीय दोनों शामिल होंगे, ठीक है, विदेशी और भारतीय दोनों शामिल होंगे। देखिए जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सब शब्द से, अगर आप इन सब शब्द का मतलब आपको ज्ञान है तो बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है, भारतीय, ठीक है। और अगर कहीं पर नागरिक लिखा है तो केवल भारतीय होगा, केवल भारतीय। कहने का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको अब समझाता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा, ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, यानी ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल किसको प्रदान किए गए हैं, केवल भारतीयों के लिए प्रदान किए गए हैं, ठीक है, केवल भारतीयों के लिए। मुझे लगता है, अरे इंडियन लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल भारतीयों के लिए, ठीक है। और बाकी जो इसके अलावा जो है वो व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति में कौन आ जाएंगे, विदेशी भी आ जाएंगे, भारतीय भी आ जाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊं, मान लो 10 वर्ष का कोई लड़का है, विदेश का लड़का है, ऐसा नहीं है कि वो इस देश, अपने देश का नहीं है, तो वो आए यहाँ पर तो आप उससे कोई भी काम करा लेंगे। अगर कोई भी काम कराएंगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार वाले में आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 शब्द यहाँ से क्लियर होना चाहिए, एक व्यक्ति और एक नागरिक, ठीक है।
और बाकी थोड़ा सा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का क्या है कि 14 है। अब अनुच्छेद 14 के बारे में हम लोग बात है। 14 क्या है? समता का अधिकार। देखिए अभी थोड़े बहुत सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर नहीं बात कर पाए हैं। मुझे लग रहा है कि उन सभी पॉइंट को भी डिस्कस कर देना चाहिए। अगर लाइव होते जैसा आप लोग का कमेंट होता फिर मैं उसको उस तरह से भी डिस्कस करते चला। जैसे कि मान लीजिए समता का अधिकार कौन कौन से मूल अधिकार, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 के 1 में रख दिया गया। ये सभी पॉइंट अभी छोड़ रहे हैं। चलिए फिलहाल अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? ये बोलता है कि समता का अधिकार, सॉरी, आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समता। क्या है? विधि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष समता। ओके। या इसी का एक और पार्ट है। क्या है? कि विधि का समान संरक्षण है। विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ठीक है, संरक्षण। ओके। अब देखो विधि के समक्ष समता जो है ये कहाँ के संविधान से इन्फ्लुएंस है, यानी कहाँ के संविधान से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से है? ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। कहाँ के संविधान से प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से। ओके। और विधि के समक्ष समता क्या है? कि इसका मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष यानी जितने भी जो भी नागरिक हैं विधि यानी कानून के समक्ष वो समान होंगे। ठीक है, ऐसा होता भी नहीं है। जैसे कि देखो कुछ लोगों को कुछ प्रिविलेज प्रदान किए गए हैं, कुछ अधिकार प्रदान किए गए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, संसद हो गए। मैं अभी उनको भी बताने वाला हूँ कि वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, वो इसका एक्सेप्शन है। किसका? आर्टिकल 14 का क्या है? वो अपवाद है। और विधि का समान संरक्षण क्या होता है? विधि का समान संरक्षण का मतलब ये हो गया कि कुछ विशेष समूह के लिए उनके लिए कुछ अलग नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे अब कोई आदिवासी है उसके लिए इस तरीके से यहाँ के कानून तो नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और उससे भी एक आसान एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई औरत है, प्रेग्नेंट है, और वो उसने कोई अपराध कर दिया, तो अपराध उसको तो सजा मिलना ही मिलना एकदम तय है। क्यों? क्योंकि विधि कहता है, विधि के समक्ष समता है। तो अगर किसी ने अपराध किया तो उसे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर से बात उठती है कि बच्चे ने क्या अपराध किया जो उसके कोख में पल रहा है, तो इसके लिए क्या किया गया? विधि का समान संरक्षण भी बनाया गया। मतलब तो उसको कुछ ना कुछ छूट मिलनी चाहिए, तो मिलता भी है। ठीक है, अब देखो इस विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण में इसका कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके एक्सेप्शन के तौर पर आप देखिए कुछ आर्टिकल याद रख लीजिएगा। कौन कौन से आर्टिकल याद रखेंगे? तो 361 याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आर्टिकल 105 याद रख लीजिएगा, और एक और आर्टिकल याद रख लीजिएगा कि 194। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, इनको क्या मिला है? इनको विशेष अधिकार मिला है। राज्यपाल, इनको विशेष अधिकार मिला है। कहने का मतलब ये है कि जब ये अपने कार्यकाल में होंगे तब इनको क्या नहीं किया जा सकता है? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब ये अपने कार्यकाल में होंगे तब इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और आर्टिकल 105 क्या है? चलिए अगर आपको मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे पहले आप क्या कमेंट टाइप कर सकते हैं, यानी उसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आर्टिकल 105 है क्या, तो अगर आप पढ़े हैं पॉलिटी तो इसका आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए फटाफट। इसमें क्या है? संसद को विशेष वो अधिकार मिला है। किसको मिला है? अगर मैं यहाँ संसद बोल रहा हूँ, ठीक है, तो संसद में दोनों सदन आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। संसद को क्या मिला है? विशेषाधिकार मिला है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर संसद की कार्यवाही चल रही है, संसद की कार्यवाही चल रही है, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इसके बीच में संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये उनको अधिकार है। तो देखो अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष समता, यानी इसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या है? ये विधानमंडल, विधान, यार ये किसके लिए है? ये विधानमंडल को क्या करता है? सेम ऊपर वाला ही विधानमंडल को, यानी राज्यों के जो विधानमंडल है उनके लिए सेम यही वाला प्रावधान उनके लिए भी है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे, फिर अनुच्छेद 21 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 में हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं इसमें। अनुच्छेद 21 तो थोड़ा सा बड़ा है। ये देखिए दोनों अनुच्छेद बड़ा है, ऐसा नहीं है कि, चलिए 19 के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है? इसमें है बोलने की स्वतंत्रता। अगर सिंपल सा एक छोटे से लैंग्वेज में बोले तो 19 क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है,
बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कहने का मतलब क्या है, 19 का एक है, ठीक है, फिर 19 का बी है आर्टिकल, 19 का एक आर्टिकल, 19 का ए बी करके है, ए है, बी है, फिर उसके बाद से सी है, ठीक है, सी हो गया, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी डी ई, ई नहीं है, एफ है, ठीक है, एफ है, फिर उसके बाद से जी है। आप सोचेंगे ई कहाँ गया, उसके बारे में ही बताएंगे, पहले जितना है उसको याद कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, मतलब देखिए एक क्या हुआ कि एक आदमी ने क्या किया, गवर्नमेंट से बोला कि यार देखो हमको ना बोलने से कोई नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई चल, तू आराम से, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें जो मर्जी वो बोलो, बट ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट तरीके से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, उस पर भी कुछ ना कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है चलो तुम्हें बोलने का अधिकार दिया, ठीक है, तो बोलने का अधिकार इसको मिल गया, बोलने का अधिकार मिल गया इसको। फिर जब ये बोलने का अधिकार पा गया तो कहा यार मैं अकेले बोलकर क्या करूंगा, मुझे ग्रुप बनाने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो कहा ठीक है चलो तुम्हें संघ बनाने की भी मैंने स्वतंत्रता दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं, संविधान ने बोला ठीक है तुम संघ बना सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर अगर कोई भी कोई भी इररिलेवेंट एक्टिविटी हुई, कहने का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से अगर संघ नहीं बना तो कनपट्टी गर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल गए। अब कह रहा है यार संघ बनाने के लिए मुझे एक ही जगह तो लोग मिलेंगे नहीं, यानी मुझे दूर दूर तक जाना भी पड़ेगा। तो कहा ठीक है चलो तुम्हें किसकी स्वतंत्रता मिल गई, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद से यानी देखो घूमने यानी कहीं जाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसमें जाने की स्वतंत्रता मिल गई। उसके बाद से डी में क्या मिला, देखो अब कहीं जाने की स्वतंत्रता मिल गई, तो इसके बाद से क्या हुआ, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, ओहो जस्ट एक मिनट, भ्रमण करने की स्वतंत्रता मतलब भाई अकेले तो संघ बनेगा नहीं, कहीं ना कहीं हमको आना जाना पड़ेगा ही संघ बनाने के लिए, तो यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, यानी कहीं पर आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से अब भ्रमण करेगा तो उसे वहाँ रहना भी तो पड़ेगा, तो भ्रमण करेगा तो रहने के लिए क्या है, यानी निवास के, देखिए सॉरी थोड़ा सा इसमें से एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है कि संघ बनाने की बात तो ठीक है, पहली बात यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि शांतिपूर्ण बिना मतलब बिना हथियार के संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट। क्या हुआ कि इसमें देखिए इसमें क्या है कि शांतिपूर्ण ढंग से संघ बनाने के, ठीक है, किस तरीके से समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गया यार, कोई बात नहीं, देखो मैं इसको फिर से मैं स्टार्टिंग से फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आर्टिकल 19 में क्या कहा है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या कहा है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। भाई देखो बोलने के बाद क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और इसमें क्या है, देखो शांतिपूर्ण ढंग से यानी बिना हथियार का सम्मेलन, सम्मेलन कहने का मतलब क्या है, सम्मेलन, एक चीज में याद रखिएगा क्या है? सम्मेलन जो है यानी बिना हथियार का होना चाहिए, ठीक है। अब सम्मेलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे समूह या संघ बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस वाले में यानी 19 के सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब जब संघ बनाना है तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो डी में क्या कहा गया है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी इस देश में किसी भी जगह पर आप भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे अभी अंडमान निकोबार का सेंटिनलीज जोन जो है आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। पहले क्या होता था, तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। उसके बाद से ईएफ में क्या रखा गया है, तो ईएफ में रखा गया है कि देखिए आप अगर कहीं भ्रमण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो संपत्ति रखने का भी यहाँ पर अधिकार आपको दे दिया गया, ठीक है, संपत्ति, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ठीक है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अब संपत्ति आपने अर्जित कर लिया, ठीक है, तो संपत्ति अर्जित कर लिया, तो उसके अब इस संपत्ति को अर्जित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। इसका मतलब आप व्यापार वगैरह ये भी कर सकते हैं। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ओके।
तो चीज़ें इतनी देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। अभी एक अनुच्छेद और बाकी है, अनुच्छेद 21। तो मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कितने मिनट का हो गया, और 34 मिनट की वीडियोज़ हो गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे रोक देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अगर आप देखिए कमेंट में जो भी आप कमेंट में सब कमेंट आप करते रहिए, ठीक है। आप जब तक कमेंट में कमेंट वाली एक्टिविटी करते रहेंगे तो फिर मैं वहाँ पर क्या होगा कि देखिए लाइव आकर भी आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। इस तरीके से जो अभी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं इसको लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्विजेज हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए, क्योंकि ये देखिए ये सारे काम जितने भी काम है ये सब के सब आपके क्या है, फिंगर टिप्स पर है, ठीक है। तो आप अपना काम करते रहिए, कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।